मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पर थोड़े दिन के लिए आपको अपना कमरा खाली करना होगा। ऊपर भी तो एक कमरा है, उसमें आपका सारा सामान रखवा देती हूँ। बस कुछ रोज़ की बात है, मेरे मम्मी पापा आकर चले जाएं, फिर आपका सामान नीचे रखवा दूँगी। और मैं तो कहती हूँ आप ऊपर वाले कमरे में आराम से रहिए। कमरा जैसे तैसे भी रहेगा तो कौन देखने आएगा। जहाँ नीचे के कमरे में साफ सफाई और साज सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि अब आपसे होता नहीं है। रूपरेखा अपनी सास सुनीला जी से कहती हैं। सुनीला जी बोली, ले बहू, क्यों इस बुढ़िया को इस उम्र में ऊपर नीचे करवाती हो, और फिर तुमने तो कमरों की अब क्या ज़रूरत पड़ गई। अच्छी भली बात तो मैं अपने कमरे में रह रही हूँ, और ऊपर जाने आने में मुझे कितनी परेशानी होगी। फिर ऊपर के कमरे में कोई आता जाता भी नहीं है, मैं तो वहाँ अकेली पड़ जाऊंगी। रूपरेखा झल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, आप भी छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ जाती हैं। अरे मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, उनको क्या मैं ऊपर ठहराऊंगी? क्या आप इतना भी नहीं कर सकती हैं? ठीक है, आने दीजिए आपके बेटे, तो फिर हम बात करते हैं। इतना कहकर वो चली गई। सुनीला जी का मन उदास हो गया तो वह अपनी बेटी निधि को फ़ोन की और कुछ इधर उधर की बातें करके अपना मन हल्का करने लगी। निधि बोली, माँ, आपकी फिक्र है जो मैं बार बार वहाँ जाती हूँ, वरना भाभी के स्वभाव को आप भली भांति जानती हैं। वहाँ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये बात भी सही है कि मायके की देहरी छोरी हूँ, माँ को तो छोड़कर नहीं रह सकती। उनके प्रति अपना फर्ज और स्नेह लड़की के साथ चिता तक जाती है। सुनीला जी बोली, ले बेटा, बहू चाहे अच्छी हो या बुरी, सास को उसी के साथ रहना होता है, तो मैं भी बस रिश्ते भी निभा रही हूँ। अब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे भी क्या दोष दूँ। सब उसकी किस्मत का खेल है। अगर बुरी बहू किस्मत में लिखी हो तो वो अरेंज मैरिज के बाद भी मिल जाती है। तुम मायके को मत भूलना। बेटी तो मायके की शोभा होती है। बेटी वह चिड़िया होती है जिसकी चहचहाहट से उसका मायका गूंजता रहता है। तुम आती हो तो बैंक का सारा मेरा काम भी हो जाता है, तो जल्दी आने की कोशिश करना। निधि बोली, माँ, आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूँगी। अब क्या करूँ, यहाँ मेरे सास ससुर भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही देखनी है। यही तो आपने मुझे सिखाया था कि माँ अपनी हो या पति की, सम्मान और प्यार बराबर देना चाहिए। तो बस आपके दिए हुए संस्कारों पर चल रही हूँ। जल्द ही आपसे मिलती हूँ। इतना कहकर निधि ने फ़ोन रख दिया। भाभी रूपरेखा स्वभाव से खूसड़ थी, अपने ही मायके के परिवार में लगी रहती थी और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। बहरहाल एक हफ्ते बाद निधि अपने मायके पहुंची तो पता चला उसके चचेरे भाई और भाभी में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। बार बार परिवार से अलग होने की बात करती हैं। निधि अपनी माँ, भाभी सबके साथ बैठकर चाय पी रही थी। बात फिर से चचेरे भाई की चर्चा चली तो निधि बोली, प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है, अब चाहे वो पति से हो या उसके परिवार से हो। कुछ लड़कियां अपने मतलब के लिए प्यार में रिश्ते तो बना लेती हैं, परंतु निभा नहीं पाती हैं। वो कैसे ये भूल जाती हैं कि जो आज उसका पति बना वो कल किसी और का भाई बेटा भी था। जिस माँ बाप पर बीतती है उसके मन की आह कभी ना कभी बहू के रिश्ते में भी जलन पैदा कर देती है। क्यों भाभी, आप क्या कहती हैं? रूपरेखा बोली, जरूरी नहीं है हर बार बहू की गलती हो। अब माँ बाप हर समय बेटे में चिपके रहेंगे। जो लड़की अपने पति के साथ वक्त कब बिताएगी? और जब भी घर में ऐसे बातें होती हैं तो मुझसे ही सवाल क्यों किया जाता है? अरे वो मेरी तरह पढ़े लिखे और पैसे वाले घर से नहीं आई है।
अब छोटे परिवार से आई है तो सोच भी छोटी ही रखेगी। अब हर कोई रूपरेखा तो हो नहीं सकती। रूपरेखा खुद पर इतरा रही थी। निधि मुस्कुराकर बोली, अरे भाभी, आप नहीं जानती हो, कुछ लड़कियां मायके वालों से गहरा रिश्ता और ससुराल वालों से छिछला रिश्ता रखती हैं। उन्हीं से कुछ की हरकतों से पता चलता है। जो दिमाग से सातिर होती हैं वो रिश्तों की आड़ में खेल खेलती हैं और अपना मतलब निकालती हैं और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखती हैं। रूपरेखा मुंह चमकाते हुए बोली, दीदी, तब तो आपके लिए भी यही बात कह सकती हूँ। आप भी अपने मायके वालों से क्या मतलब का रिश्ता रखती हैं? क्यों जब भी पैसे और कागजात की बात आती है ना जाने आपको कहाँ से गंध लग जाती है और आप चली जाती हैं। पूछ सकती हैं क्यों? अरे, सब लड़की अपने मायके का बोझ अपनी भाभी पर छोड़ दे तो बार बार आने जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको क्या लगता है मम्मी जी को यहाँ खाने को नहीं मिलता है? चार बातें सुनाकर रूपरेखा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सुनीला जी बोली, ले बेटा, आज की दुनिया में बहू अच्छी मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है। मुझे क्या पता था कि गोपाल बेटा जिसे पसंद करके लाया वो मायके से विदा तो हो गई परंतु ससुराल को अपना नहीं पाई। वो दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है और उसने अभी तक हमें क्या किसी को भी रिश्तेदार को दिल से नहीं अपनाया। निधि बोली, माँ देखा नहीं आपने, अगर वो हमें अपना समझती तो उन्हें मेरी बातों से मिर्ची नहीं लगती। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। पापा जाते जाते अपनी संपत्ति में मेरा नाम देकर मुझे धर्म संकट में डाल गए। पता नहीं भाभी ये कब समझेंगी कि यह परिवार उनका अपना है। मानती हूँ वो बड़े घर की हैं, उनके माँ बाप का भी उन पर अधिकार है और जिम्मेदारी है, पर यह कहाँ का अन्याय हुआ कि अपने माँ बाप के लिए दिल से सोचना और ससुराल वालों के लिए दिमाग से सोचना। आप चिंता मत करिए, वक्त ऐसा गुरु है कि अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है, बस उसके सीधा करने का तरीका और समय अलग होता है। तो हम भी इंतज़ार करेंगे। अगले दिन रूपरेखा में इधर उधर देखा और बोली, मम्मी जी फिर क्या निर्णय लिया आपने? आपका सामान वहाँ शिफ्ट कर दे। तभी नेहा आई और बोली, भाभी मुझे लगता है माँ को ऊपर वाले कमरे में जाने की इच्छा नहीं है। उस कमरे में माँ जाकर माँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। यहाँ नीचे रहती हैं तो आते आते सबको देखती रहती हैं। उसका मन लगता है। कल को अगर माँ बीमार पड़ी तो सोचिए, आपको ऊपर से उठाकर माँ को लाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आपको ही होगी। रूपरेखा बोली, तो क्या कुछ दिन परेशानी के लिए जीवन भर की परेशानी झेलते रहें? निधि आश्चर्य से उसको देखती और बोली, भाभी जो आपके दिल में है आज वो सब बोल दीजिए। जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए, यहाँ मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई प्रेम भाव है। इधर उधर कुछ कहने से अच्छा है आज अपने दिमाग की सारी कड़वाहट निकाल दीजिए। आज बोल ही दीजिए। रूपरेखा बोली, बोलने को बचा ही क्या है? इनकी वजह से मैं अपनी सहेलियों को नहीं बुला पाती और ना ही अपनी माँ को यहाँ रख पाती हूँ, क्योंकि नीचे के कमरे पर तो मम्मी जी के कब्जा कर रखा है और आपको इतनी दया है तो आप इन्हें ले जाइए अपने साथ। अरे हाँ, आप कैसे ले जाएंगी? क्योंकि ये आपको परेशान करना नहीं चाहती हैं तो हमारे घर में रहना चाहती हैं। तभी गोपाल आया। चुप हो जाओ रूप, इतना बोलती हो। मैं जब तुम्हारी माँ और अपनी माँ में अंतर नहीं करता हूँ, फिर तुम अपने मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर कैसे रख सकती हो? निधि बोली, अरे बोलने दो भाई, लगता है भाभी भूल रही हैं कि ये घर माँ का है। माँ हमारे घर में नहीं बल्कि हम सब माँ के घर में रहते हैं। वो तो हमारी माँ अच्छी है कि सारे गलत व्यवहारों को भी बर्दाश्त करके हमें इतने दिन घर में रहने दे रही है, वरना माँ की जगह कोई और औरत होती तो अब तक घर से बाहर निकल चुकी होती। रूपरेखा आश्चर्य से ननद को देखने लगी। सुनीला जी बोली, मैं कहती हूँ अब बस करो। और तुम
सब शांत हो जाओ। बहू, अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली? हमें बताना चाहिए था। और अगर अपनी माँ को तुम यहाँ लाना चाहती हो तो ऐसे क्यों नहीं रख करती? तुम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ और अपना बड़ा कमरा अपनी माँ को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। निधि बोली, देखा भाभी, दिल का रिश्ता ये होता है। आपने भले माँ को सास मानकर माँ इस घर के सभी बच्चों को अपना मानती है, तभी तो कहते हैं प्यार और दुलार एक ही माँ दिल से करती है। क्योंकि माँ बस देना चाहती है, इसीलिए वो अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाती। काश कि ये बात आप समझ पाती कि सास भी माँ जैसी होती है। रूपरेखा नाराज होकर वहाँ से चली गई। गोपाल बोला, माँ, क्या जीवन साथी के चुनाव में मैं फेल हो गया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मेरे घर में कभी ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। निधि बोली, भाई, उसके कान में यह बात डाल दो कि यह पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी अकेले ही नहीं है, जो वो डाल कर जाएगी। जब तक मैं हूँ मेरी माँ के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर वो प्रेम से नहीं समझती तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करने में भी देर नहीं लगेगी। रूपरेखा अपने कमरे के बाहर ये सारी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि कभी उसने अपनी ननद को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। गोपाल बहन से बोला, अब देखो दीदी, आप उसके बारे में कितना अच्छा सोच रही हैं, पर वो है कि जब भी बातें करती है आपकी या माँ की बुराई ही करती है। आखिर मैं उसके मन को कैसे बदलूं, समझ में नहीं आ रहा। निधि बोली, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए था, परंतु गलत में पत्नी हो या बहन कभी साथ नहीं देना चाहिए। जब भाई बहन की बातें खत्म हुई और गोपाल कमरे में आया तो रूपरेखा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बोली, क्या सच में आपकी बहन इस पार्टी पर अपना हिस्सा जमाती है? गोपाल बोला, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि पूरी पार्टी में पापा आधा दीदी के नाम करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने माँ और दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया? तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ो, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे बात नहीं करता, तो मैं तुमसे भी वैसी ही उम्मीद करता हूँ। तुम भूल गई, जब हमने शादी करने का जब फैसला लिया था तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी अपने परिवार के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। फिर अपने घर वालों के लिए तुम दिल से और मेरे घर वालों के लिए दिमाग से क्यों सोचती हो? रूपरेखा बोली, मेरे लिए मेरे माँ बाप सब कुछ हैं। अपनी बहन से जाकर कहो अपना घर संभाले, क्यों हमारे मामले में दखलंदाजी करती हैं? आखिर उनका अधिकार क्या है? गोपाल बोला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। इस घर और सारी प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार दीदी हैं। देखो, वो कभी हक नहीं जमाती। वो हमेशा यही कहती हैं कि जो है वो सबका है। तुम्हें लगता है कि महंगाई के ज़माने में मैं अपनी नौकरी से घर परिवार का खर्चा उठा लूँगा? वो तो दीदी ही की कभी एक पैसा नहीं मांगती हैं और ना खेती के पैसों का हिसाब लेती हैं। अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो वो कभी ना कभी आवेश में आकर माँ के लिए दीदी को कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, तब सोचो क्या होगा। रूपरेखा आश्चर्य से बोली, क्या दीदी ऐसा भी कर सकती हैं? गोपाल बोला, बिल्कुल, उसे अधिकार मिला है तो कर सकती हैं। हाँ, अगर हम दिल से दीदी और माँ से रिश्ता निभाएं तो उसे क्या कमी है जो वो यहाँ आकर तुमसे लड़ेगी और अपना हिस्सा मांगेगी। लोग बेटियों को बदनाम करते हैं। अरे, बेटी को अगर उसके भाई भाभी से प्यार और उसकी माँ को इज्जत मिलता रहे तो कोई बेटी लड़ने नहीं आती। 2 दिन तक रूपरेखा शांत रही थी, लेकिन फिर से उसका वही रवैया हो गया, जिसके कारण निधि को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने भाई से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी को उसके माता पिता की इतनी ही फिक्र है तो तुम अपनी पत्नी को लेकर उनके घर रहने चले जाओ, लेकिन याद रखना पिता की संपत्ति पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर रूपरेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन निधि अपनी माँ के लिए खाना बना रही थी, तभी रूपरेखा आई और दूसरे गैस पर अपने लिए बनाकर चली गई।
उस दिन निधि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई को बुलाया और कहा, या तो माँ के लिए अलग एक कामवाली रखो या फिर अपनी पत्नी को कहो माँ के लिए उनके अनुसार खाना बनाए, क्योंकि अब माँ की उम्र नहीं है उनके लिए खाना बना पाएंगी। अगर तुम दोनों से ये सब नहीं हो पाए तो घर का ऊपरी हिस्सा मेरे हिस्से में आता है, तो मैं उस कमरे को किराए पर लगा देती हूँ और जो भी पैसे आएंगे उसमें माँ का सारा काम हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? गोपाल रूपरेखा से बोला, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे कि दीदी नाराज हो जाएं। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ऐसा ना हो कि हम सड़क पर आ जाएं। फिर भाई ने बहन को बहुत समझाने की कोशिश की पर निधि ने एक नहीं सुनी और अपने फैसले पर अड़ी रही। एक दो दिन और ठहर कर उसने ऊपर वाले कमरे को किराए पर लगा दिया और उसी पैसे में माँ के लिए 2 कामवाली बाई रख दी। इससे एक कामवाली माँ के लिए खाना बनाएगी और दूसरी कामवाली उसकी माँ का सारा काम कर देगी। माँ की हर जरूरत को पूरा कर के दीदी वापस अपने घर चली गई। अब गांव से जो भी खेती का पैसा आता उसके भी 2 हिस्से लगने लगे। अब तो रूपरेखा पर आफत आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी तो वो बोली, ले बहू, अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो अपनी ननद से बात करना होगा। गोपाल पत्नी को लेकर बहन के घर गया। उसके हाथ पैर जोड़े पर निधि ने इतना ही कहा, मुझे भाई से कोई शिकायत नहीं, पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने माता पिता के लिए तुम्हारे मन में कितना सम्मान है, वहीं मेरी माँ के लिए हमेशा तुमने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। तुमने मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कौन जानता है आज माफ़ कर दूँ, कल फिर तुम वैसी हरकत करोगी। अब जब तक मेरी माँ जीवित है जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आखिरकार रूपा को खाली हाथ लौटकर आना ही पड़ा। सच कहा किसी ने, ज़्यादा लालच के कारण जो आपके पास रहता है वो भी छूट जाता है। अरे माँ बाप तो ऐसी संपत्ति हैं जिन्हें जितना सम्मान दो उतना ही लौट कर आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ने और शेयर करने से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।